फिलहाल हम जेएनयू में थे और अभी हमारे साथ जो है उमेश चंद्रा मौजूद हैं। उमेश चंद्रा जो है एबीवीपी से अभी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो उमेश से बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर एबीवीपी जो है यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। उमेश ये बताइए कि एबीवीपी कई सालों से जेएनयू में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, कई सारे मुद्दे होते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, हम चीज़ों को देखते हैं तो स्टूडेंट कम्युनिटी में एबीवीपी एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जानी जाती है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। किन मुद्दों पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार, क्या चीज़ें हैं? देखिए, जेएनयू का इतिहास में अखिल भारत जब 50 साल से एक लेफ्ट जो है यहाँ पे जेएनयू में लगातार आ रहे थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब मौका मिला 1996 में 3 पैनल जीत के आया था, 2000 में 1 पैनल जीत के आया था और 2015 में 1 पैनल जीत के आया था। उसी टाइम पे जेएनयू में सच्चाई, रियल कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हुआ। वो चाहे जीएस कैश हो, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर हो, जेएनयू का रोड हो, साथ में ये वाईफाई, कैंपस का वाईफाई हो, 12 हॉस्टल कंस्ट्रक्ट करना है और ई रिक्शा चलाना है वो कैंपस में चल रही है वो, ये सारे जो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट एंड बाकी और भी प्राइम एग्जाम्पल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अकेला संगठन ने कैंपस डेवलपमेंट के लिए काम किया। ये कम्युनिस्ट जो है, जो इतने साल से जेएनयू को इतने साल से जेएनयू में आते हैं, लेकिन जेएनयू को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के लिए और वुमेन एक्सप्लॉयटेशन के लिए सिर्फ इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए जेएनयू को हब बना के चलते हैं, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डपली बजाते हैं, लेकिन असलीकत में, रियलिटी में वो जो है फ्रीडम, जो स्टूडेंट्स का फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको छीन लेते हैं। अब वो जो बोलते हैं वही तानाशाही चलता है यहाँ पे। अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो कल जैसा प्रेसिडेंशियल डिबेट में मेरा आवाज़ को दबाने की कोशिश किया, मुझे कल जो है ये पूरा लेफ्ट कम्युनिस्ट का जो लेफ्ट यूनिटी वापसा और इलेक्शन कमीशन जो शामिल होके मेरा आवाज़ को दबा के मेरे को लिंच करने के लिए भी प्रयास किया है। तो जेएनयू का आज जो आम छात्र, जो कॉमन स्टूडेंट, आज इनका जो है लेफ्ट यूनिटी का जो हिपोक्रेसी है, ये जान चुके हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अकेला संगठन है जो उनके लिए, हकीकत के लिए, उनका एजेंडास के लिए, स्टूडेंट सेंट्रिक एजेंडास के लिए लड़ेंगी और आगे लड़ते रहेगा। पिछले दिनों जो जीबीएम्स हो रहे थे, जो स्कूल्स के जनरल बॉडी मीटिंग्स हो रहे थे, उनमें जो इलेक्ट किए जा रहे थे, ईसी के लिए आई थिंक लोग इलेक्ट किए जा रहे थे, तो उसमें भी कई सारी हिंसा देखने को मिली। और उसमें मूल रूप से जो मतलब एक बाहर से देखने वाला शख्स होगा, जैसे मैं कैंपस में नहीं था, मैं बाहर से चीज़ देख रहा था, तो वहाँ पर एक चीज़ ये दिखने में आ रही थी कि एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा आगे थे और बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को दिखाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं हिंसा की गई। तो उस पर मतलब क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे कि ऐसा वाकई में था या फिर नहीं था, मतलब लोग बना रहे हैं? पूरा इनका कम्युनिस्ट का प्रोपेगेंडा है। आपको बताना चाहता हूँ, पूरा जो कैंपस में 12 से ऊपर स्कूल है, कहीं पे भी वायलेंस नहीं हुआ था। सिर्फ 2 स्कूल, एसएल और एसएल में वायलेंस होने वाला था, और एसएल में वायलेंस हुआ है। क्यों? आखिर के क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट स्ट्रांग होल्ड बोल के बना जाता है। वो वहाँ पर डेमोक्रेसी को हत्या करके उनका कॉमरेड्स को ईसी मेंबर बनाने के लिए पूरा प्रयास किया था हर रूप से। जब कॉमन स्टूडेंट्स क्वेश्चन रेज किए तो वेन्यू चेंज करके 3 बार एसएल 1 से 2 में पार्किंग लैंड एक साइड से, फिर दूसरा साइड, फिर वहाँ से कैंटीन एरिया। क्यों? क्योंकि वो ये कोशिश किया कि कॉमन स्टूडेंट्स और एबीवीपी कार्यकर्ता वहाँ से चले जाएंगे, डिले टैक्टिक्स यूज करके, उनका कॉमरेड्स रहेंगे तो उनका कॉमरेड्स को घुसा सकेंगे। 1, 2 से 3 ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप अपने जरिए जो है उठा रहे हैं और उन पर आपने चुनाव की जो कैंपेनिंग है और वो चीज़ें करना चाह रहे हैं, और हो सकता है अगर आने वाले वक्त में आप जेएनयू का पार्ट बने, आप जेएनयू के प्रेसिडेंट अगर आने वाले वक्त में होते हैं, तो आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं छात्रों के हित के लिए, कैंपस के लिए? 2 से 3 मुद्दे कोई हो तो बताइए। कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी है। जो जिस तरह के हॉस्टल्स है बहुत बुरा हालत में है, और क्लासरूम्स हो, ये सब अपडेट नहीं है। क्लासेस भी, लाइब्रेरी में भी बैठने का स्पेस नहीं है, चलने का रास्ता ठीक नहीं है, हेल्थ सेंटर ठीक नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस इलेक्शन में जीत के आएगा, 4 को 4 पैनल जीत के आएगा, और 12 हॉस्टल जो कि एबीवीपी का संघर्ष है वैसे और 6 नया हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट करवाएगा, और जो
500 करोड़ जो कैंपस डेवलपमेंट के लिए मिला था वो फंड को यूटिलाइज करके एकेडमिक ब्लॉक 2 बनवाएंगे और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से नया सेंट्रल लाइब्रेरी लेके आएंगे और कैंपस में नया रोड्स लेके आएंगे और कैंपस को एक सेफ एंड सिक्योर कैंपस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, इंक्लूड पर्टिकुलरली वुमेन को सेफ सिक्योर कैंपस जो है वापस लेके आएंगे। और फेलोशिप, पर्टिकुलर फेलोशिप जो है, जो MCM 2000 आ रहा है वो 6000 करवाएंगे, जो 8000 नॉन नेट फेलोशिप जो है 20,000 करवाएंगे। तो हर तरीके से हमारा जो एजेंडा जो है ABVP का पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक है, हाँ कैंपस डेवलपमेंट के लिए है। हाँ, और जब वामपंथी का अगर आप एजेंडा देखोगे, हाँ उनका मैनिफेस्टो देखोगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगा, कैंपस सेंट्रिक एक्टिविज्म नहीं है। वो जीतेंगे तुरंत से तुरंत इसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यूज करके जाके बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, यहाँ जीतेंगे केरला में जाके चुनाव लड़ेंगे। ये है इनको वामपंथी का हिपोक्रेसी। आज JNU कमेटी उनका वो हिपोक्रेसी एक्सपोज हो चुका है और उनका पतन शुरू हो चुका है। हमारे साथ धनंजय मौजूद हैं जो लेफ्ट का जो अलायंस है उसके साथ जो है आप यहाँ पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं JNU इलेक्शन 2024 के लिए। धनंजय, हम जो है सीधे अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों से जो कैंपेनिंग चल रही थी, फिर उसके बाद जो है कल जो है प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, उसके बाद आज का दिन एक है जहाँ प्रचार पर शायद रोक लग चुकी है। जी, अब इसके बाद जो है कल वोटिंग होनी है। तो सबसे पहला सवाल यही धनंजय कि आप लोग लेफ्ट की जो अलायंस है पूरा, उसमें ऐसे क्या कॉमन एजेंडा थे या कॉमन मुद्दे थे जिनको लेकर आप लोगों ने अलायंस बनाया और इलेक्शन उनके बेसिस पर लड़ रहे हैं? मुद्दे हमें बताइएगा। देखिए, इस कैंपस में जो मुद्दा है वो सारे छात्रों को इस पे हमला है, सारे छात्रों पे हमला हो रहा है। और हमला सिर्फ पॉलिसी लेवल का नहीं है, हमला फिजिकल भी हो रहा है। पॉलिसी लेवल में देख लीजिए, जहाँ फंड कट्स हो रहे हैं, सीट कट्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ ABVP यहाँ मारपीट भी कर रही है, छात्रों पे बार बार मारपीट कर रही है, उनके सर फोड़ दिए जाते हैं, साइकिल फेंके जाते हैं। आप जी, पूरे देश ने उसका वीडियोस देखा है इसका। और इसके साथ देख रहे हैं जिस तरह से प्रोपेगेंडा लेवल पे चल रहा है काम, कि फिल्में जो बनाई जा रही हैं JNU के खिलाफ। नाम है छत्तीसगढ़ के एक जगह का बस्तर फिल्म का, और उसके ट्रेलर में उस अदाकारा कहती है कि JNU के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए। और JNU एक ऐसा कैंपस है जो इंश्योर करता है कि सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग इस कैंपस में सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई कर सके, इस चीज को इंश्योर करता है। कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी आ रहा है इस JNU में, तो उसके दिमाग में ये चिंता नहीं रहती है कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सबकी हॉस्टल की इंश्योरिटी पिछले 50 साल से जो छात्र संघ है इस कैंपस में, जो लेफ्ट लेड यूनियन रही है, वो करवाई है, वो लड़ के लिए है इसको। इसी कैंपस में आप देखते हैं कि रिजर्वेशन को फुलफिल करवाया जाता है। आइसा लेड यूनियन रहती है 2007 में, वो जब 27% नहीं भरा जाता है और गलत तरीके से OBC 2 मंडल 2 आता है, 3 साल की लड़ाई लड़ती है और 27% रिजर्वेशन फुलफिल हो उसकी लड़ाई लड़ता है और वो करवाता है। अब देखेंगे इसी कैंपस में जब फी हाइक हो रहा था तो 2019 में, तो यही लेफ्ट लेड यूनियन होती है, ये जो पहली सफ में खड़ी होती है और तमाम प्रगतिशील छात्र इस कैंपस के उस लड़ाई में शामिल होते हैं और फीस को रोका जाता है। और दूसरी तरफ है कि जहाँ एक लेफ्ट यूनियन है और दूसरी तरफ एक राइट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, तो पहले यहाँ पे इस कैंपस में जो उनकी पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, RSS कर रही है पूरे देश में, सांप्रदायिकता फैलाना, जहर घोलना लोगों के मन में, मुसलमानों को टारगेट करना, दलितों को टारगेट करना, आदिवासियों को टारगेट करना, आदिवासियों की जमीन को बेच देना अडानी के हाथों, कॉरपोरेट के हाथों, चंदा खाना, दलाली खाना आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए, और वो कर रही है यहाँ पे ABVP। यहाँ भी वो कोशिश कर रही है जहर फैलाने की, बांटने की कैंपस को।
अब हम जानते हैं कि हम इस कैंपस में आते हैं तो एक आइडेंटिटी लेके आते हैं, छात्र की आइडेंटिटी, अपनी सारी आइडेंटिटी को पीछे रखकर कि हम एक स्टूडेंट हैं। और इसलिए हम लोग उस लड़ाई में, उस संघर्ष में साथ होते हैं। सीट कट्स का सवाल होता है तो हम सब साथ खड़े होते हैं, फंड कट का सवाल खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे एबीवीपी ऐसा नहीं करती है। एबीवीपी बोलती है कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जीबीएम हो रहा था ईसी चुनने का, तो वहाँ पे जितने मुस्लिम्स के नाम आते हैं एबीवीपी उस पे कंडेम करती है या फिर बॉयकॉट करती है। महिलाओं के नाम पर वो बॉयकॉट करती है, क्योंकि ये इन सारी की वो एंटी है, महिलाओं की, मुसलमानों की। और किसी का सिंगल नाम आता है, कोई दलित रहता है, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन कर रही होती है। तो कहने का मतलब है कि आप इस एबीवीपी इस तरह को समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, छात्र समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है, और सिर्फ बांटने की नहीं, उसमें जहर घोलने की भी, उसके मन में नफरत पैदा करने की भी इस तरह की कोशिश है। बस्तर जैसी फिल्म है जहाँ पे मैंने बताया कि मारने की धमकी दी जा रही है, वहां पे उस फिल्म को 2-2 बार दिखाती है इस कैंपस में। तो हमें इस राजनीति से बचना है, जो प्रोपेगेंडा की राजनीति है इस कैंपस के खिलाफ, जो रोकने की राजनीति है हाशिए पर के लोगों के इस कैंपस में, जो सीट कट्स की राजनीति है, जो पॉलिसी लेवल की कट्स हो रहे हैं यहाँ पे, और चाहे फिजिकल वायलेंस हो रहे हैं, इन सारी चीजों को रोकने के लिए इस कैंपस के तमाम छात्र लेफ्ट ब्लड यूनियन पे भरोसा जताते हैं, और अभी भी जता रहे हैं और आगे भी जताएंगे। लेफ्ट की जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स यहाँ पर रही है, या जिस तरह से अलायंस अभी भी बना हुआ है, एक ही एजेंडे को लेफ्ट जो है हमेशा ये करता है कि स्टूडेंट से हटकर कहीं ना कहीं वो डिफीट एबीवीपी के एक एजेंडे को चलाकर उस पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है? क्योंकि अगर देखा जाए, बज़ाहिर चीज़ें देखी जाए तो इस तरह का दिखता भी है कि आपके नारों में वो चीज़ शामिल होती है। तो उस पर आप मतलब क्या जवाब देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि 10 साल से एक कैंपस यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, 10-12 किलोमीटर दूर दिल्ली विश्वविद्यालय जी, वहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ में हर साल चुन के आती है। सीट हर साल उसके आते हैं। आज तक एक हॉस्टल की लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी। हाशिए पर के लोग वहाँ भी आते हैं, लेकिन उनको पीजी में रहने पर मजबूर होना पड़ता है। ड्रॉप आउट इतनी ज्यादा है वहाँ पे, नहीं है क्षमता लोगों की इस इतनी ज्यादा पीजी में रेंट देने की, उनके लिए वो कभी लड़ाई नहीं लड़ते। और बेशर्मी की बात ये देखिए कि वहाँ वो पीजी का प्रचार भी करते हैं, और उसके साथ हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय फीस बढ़ रही है। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 2014 में था तो मैं 5,000 के लमसम अमाउंट वहाँ पे फी के बतौर देता था। आज वही फी 12,000, 13,000, 14,000 तक पहुँच गई है। उसने अभी तक इसमें कोई रोकने की कोशिश नहीं की है। तो इन पे भरोसा जताना तो एक पहली हमारी गलती होगी कहीं के भी छात्रों की, क्योंकि हम उसका उदाहरण देख रहे हैं। मनी मसल से चुनाव जीतना, लंबी गाड़ियां, मतलब ढेरों सफारी और ढेरों इंडिवर और ढेरों इस तरह की बड़ी और महंगी एसयूवी लगा देते हैं, पर्चे इतने उड़ाते हैं, और वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, यहाँ के हाशिए पर की राजनीति वो है नहीं। पहली बात तो ये है, वो जिस तरह की राजनीति करते हैं वो लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, लोग छात्रों को एक दूसरे का दुश्मन बनाने का काम करते हैं। वो जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें हिंसा है। वो जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें आप देखेंगे कि सरकार के सामने चुप्पी मार जाओ, एक चाटुकार बन के उनके साथ खड़े रहो, उनकी गोदी में बैठ जाओ। जो सरकार लगातार छात्रों के खिलाफ बात करती है, उस सरकार के साथ ये पूरे गलबैयां कर रहे होते हैं और उनके सुर में सुर मिला रहे होते हैं। तो ये सारे सवाल हैं हमारे पास, और ये हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपको तो मौका एक जगह मिल रहा है, आपने तो कुछ नहीं किया। तो जरूरी है इस कैंपस में धर्म के नाम पर राजनीति ना हो, जरूरी है इस कैंपस में हिंसा के नाम पर राजनीति ना हो, हिंसा ना किया जाए। जरूरी है इस कैंपस में इंश्योर करवाना कि सबको हॉस्टल मिले और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गेट हर वंचित के लिए खुला रहे। इस चीज की पैरोकारी यहाँ पे लेफ्ट करता है और हम लोग करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि इनको हराइए। अगर ये आएंगे हमारे और आपके बीच में नफरत की दीवार बनाएंगे। मुद्दे जो हमें समझ में आ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, या फिर कैंपस डेवलपमेंट को लेकर हो, या फिर कुछ लोग जो है छात्रों के हित के लिए जो दबे पिछड़े छात्र हैं, जो दबे पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की कहीं बात हो। तो ये तमाम तर मुद्दे कहीं ना कहीं हमें जो है हर पार्टी या हर कैंडिडेट के पास देखने को मिलते हैं। अब मैं अगर आपसे सवाल करूँ कि धनंजय, अगर
JNU इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो धनंजय के पास ऐसे क्या मुद्दे हैं जो इनसे हटकर हों, या फिर ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर धनंजय छात्रों से वोट चाहते हैं, या छात्र उनको क्यों वोट दें? अगर मैं ये सवाल करना चाहूँ तो क्या कहेंगे? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो मूलभूत चीजें हैं, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसको बरकरार रखना। विश्वविद्यालय में हम जाते हैं तो तमाम पाखंड, तमाम अंधविश्वासों को छोड़कर वहां जाते हैं, तो इस विश्वविद्यालय में बरकरार रखा जाए उस चीज को, और उस तरह की पढ़ाई, ठीक है, जो ये बार बार थोपने की कोशिश करते हैं अलग अलग ढंग से। दूसरी चीज है कि इस कैंपस में जिस तरह से प्रोफेसरों की बहाली हो रही है, जैसे अकल भाषण में भी यही कह रहा था कि जैसे पहली शर्त रख दी गई है कि इनकॉम्पिटेंट होना, जैसे पहली शर्त रख दी है नकारा होना। एक तरह के विचारधारा के लोगों को चुना जा रहा है, उनको पढ़ाना आता है नहीं आता इससे कोई मतलब ही नहीं है प्रोफेसरों की बहाली। तो जानिए ना, आने वाली पीढ़ियां जो इन प्रोफेसरों से पढ़ेगी तो कैसी पढ़ाई होगी, हम जब इन प्रोफेसरों से पढ़ेंगे तो ये कैसी पढ़ाई होगी। तो ये हमारे भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है, तो इस पे एक रोक लगे। और मूलभूत चीजों में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सच में एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है, हम देखते हैं कि इस कैंपस में PWD के छात्रों को कितना परेशान होना पड़ता है। हम देखते हैं कि इस कैंपस में किस तरह से पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसपे कोई सुनवाई नहीं हो रहा, जबकि हम लगातार इसके लिए बोलते आ रहे हैं। आप देखिएगा हर दूसरे तीसरे महीने एक लेटर, हम जाकर DOS के पास, जो डीन ऑफ स्टूडेंट, उनके पास जाते हैं और पानी के सवाल को उठाते हैं। और यही देख लीजिए, यही JNU में जब पानी के सवाल पे प्रोटेस्ट हो रहा होता है, तो जो लड़ रहे होते हैं छात्र, संघर्ष कर रहे होते हैं छात्र, उन पर फाइन लगा दिया जाता है। CPO मैनुअल ऐसा लाया गया है कि आप इस लोकतांत्रिक जगह में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, आपको अपने हक की बात बोलने में भी मनाही कर दी गई है। आप देखिएगा कि इस कैंपस में आज जिस तरह से कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए, इस इंजीनियरिंग के कोर्सेज, तो निजीकरण का कह लीजिए कि एक लैब बना दिया गया है उसको। इतना मनमाना फीस, इतना फीस लिया जा रहा है उसमें कि कोई सपना भी ना देखे इंजीनियरिंग का, हाशिए पर का वर्ग सपना भी नहीं देखे कि सरकारी यूनिवर्सिटी में भी वो नहीं पढ़ सकता है इंजीनियरिंग, तो उसके खिलाफ। और जबकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप छात्रों को छल रहे हैं वहाँ, तो ये देखने को मिलता है। साइंसेज के कई सेमिनार्स बंद कर दिए गए हैं, कई फील्ड ट्रिप्स बंद कर दिए गए हैं सोशल साइंसेज में। लैब्स की हालत बहुत खस्ता हाल है। हेल्थ सेंटर जो है यहाँ पे बहुत जर्जर स्थिति में है, जहाँ पे आपको बहुत सारी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, आपको हर चीज़ के लिए सफदरजंग भेज दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इन सारे सवालों पर हमें बोलने की ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए हॉस्टल खुले, बराक हॉस्टल जो बना है नया उसको खोला जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, पढ़ सके, हाशिए पर के लोग आ सके। हॉस्टल रहेगा तो लोग एक ख्वाब भी देखते हैं कि चलो वहाँ रहने की चिंता नहीं, ठीक है, तो लोगों को ख्वाब देखने दिया जाए, सपना देखने दिया जाए JNU। ये थे धनंजय, जो लेफ्ट अलायंस जो है जिसमें आइसा, AISF, SFI, DSF ये ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, तो उनकी तरफ से जो धनंजय हैं वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं JNU इलेक्शन 2024 के लिए, और तमाम तर मुद्दे यहाँ पर बता रहे थे, और किस तरह से छात्रों का जो भरोसा है वो हमेशा लेफ्ट पैनल की तरफ देखने को मिलता है। तो धनंजय के अनुसार जो है वो भरोसा इस बार भी कायम है, छात्रों में ऊर्जा भी है, क्योंकि 5 साल बाद लगभग इलेक्शन हो रहे हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले वक्त में इलेक्शन कौन जीतता है या फिर कौन सा पैनल चुनकर आता है। देखते रहिए छात्र विमर्श के अपडेट। JNU से मैं आपके साथ वही सिद्दीकी।